हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आप लोगों के सम्मुख सीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जो बच्चा जन्म से लेकर के और अब जहां तक जिस उम्र तक होता है उस उम्र तक वो क्या सीखता है और कहां कहां से सीखता है, उसको हम लोग समाजीकरण कहते हैं। तो हम जानेंगे आज कि बच्चे का समाजीकरण किस ढंग से होता है और जो समाजीकरण की एजेंसियां हैं, एजेंसियों से तात्पर्य है कि जहां जहां से बच्चे का समाजीकरण होता है वो किस किस रूप में होता है, आज उसको हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो समाजीकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं बहुत दुविधात्मक होते हैं। अगर आपने थ्योरी ठीक से समझ लिया तो आपका प्रश्न कोई भी छूट कर नहीं जाना पाएगा, चाहे पेडागोजिकल हो या वन लाइनर हो। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम बोलेंगे समाजीकरण। अब ये समाजीकरण है क्या, है ना, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, पहला आप जानेंगे समाजीकरण क्या है, फिर उसकी प्रोसेस क्या है, फिर उसमें टीचर का क्या रोल है, अभिभावक का क्या रोल है और सहपाठी का क्या रोल है। इन सारे रोल्स को हम क्या करेंगे, जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक छोटा सा शब्द है, कौन सा, समाजीकरण। अगर इस समाजीकरण को जानना चाहें तो कहने से तात्पर्य है कि बच्चा जब जन्म लेता है, क्या करता है, जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद से और बच्चा जिस उम्र तक होता है उस उम्र तक वो क्या सीख रहा होता है, वो सब किसका हिस्सा होता है, समाजीकरण का हिस्सा होता है। तो जैसे बात करें जब बच्चे का जन्म होता है, जब समाजीकरण की बात करेंगे तो क्या, अब हम समाज को पढ़ेंगे तो चार प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे, बच्चा जब या तो जन्म लेगा तो क्या बनेगा, सामाजिक बनेगा, या तो असामाजिक बनेगा, या तो समाज विरोधी बनेगा, या तो समाज तटस्थ रहेगा, समाज तटस्थ। ठीक है, अब यहां पर हम देखें कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पूरी तरह से क्या होता है, समाज तटस्थ होता है। उसको जैसा समाज मिलेगा वो वैसे ही गुण उसमें क्या होते हैं, अपने आप आ जाते हैं। दूसरे नंबर में बात करें, बच्चा क्या होगा, सामाजिक होगा, तीसरा असामाजिक होगा, चौथा समाज विरोधी होगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो पूरी तरह से क्या होता है, समाज तटस्थ रहता है, जैसा समाज होगा वैसा ही वो बन करके तैयार होता है। तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जैसे बच्चा समाज तटस्थ है तो एक अपने माता पिता से मिल रहा है तो किस ढंग से हो रहा है, फिर अपने स्कूल में जा रहा है तो किस ढंग से हो रहा है, जैसे जैसे उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है किस किस ढंग से उसका विकास होता जाता है, हम इसको ये जानेंगे। ठीक है, तो अब इसी में से हम देखते हैं कि समाजीकरण वह सतत प्रक्रिया है, जिसके सतत का मतलब क्या है, लगातार, कभी न रुकने वाली। समाजीकरण वह सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शिशु, कैसा, बायोलॉजिकल प्राणी, जो मतलब मानव का शिशु, बायोलॉजिकल प्राणी अपने समाज के मूल्यों, मानदंडों, भूमिकाओं एवं व्यवहार पैटर्न को क्या करता है, सीख कर एक क्या बनता है, सामाजिक प्राणी बनता है। जो बायोलॉजिकल प्राणी है, जन्म लेने के बाद सिर्फ एक जीव मात्र है और वह समाज में रह करके समाज के मूल्यों को सीख करके, मानदंडों को सीख कर, रीति रिवाज परंपराओं को सीख करके एक सामाजिकरण कैसे बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक विकास या समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति नए समूहों एवं परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को क्या करता है, ढालता रहता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको बात कर लेंगे, जैसे बच्चा जन्म लेता है, यहां पर अभी हमने बात किया जन्म लिया, इसकी अवस्था कौन सी हो गई, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जो 0 से 6 वर्ष तक मानी जाती है हमारे मनोविज्ञान में, तो ये 0 से 6 वर्ष में, क्योंकि ये प्राथमिक सीढ़ी है, ये अगर जितना सामाजिक विकास यहीं से होगा उसके आगे होने, अगर हो रहा है ठीक ढंग से तो आगे होगी, संभावना होगी, अन्यथा होने की नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें समाजीकरण की 0 से 6 वर्ष में, तो क्या क्या होता है, जब बच्चा 1 माह का होता है, शुरुआत यहीं से कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने शैशवावस्था, जैसे हम लोगों ने शारीरिक विकास, मानसिक विकास को हमने महीनों में बांट कर देखा था कि 1 महीने में कितना बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो सामाजिक विकास है वो भी मंथ वाइज कैसे आगे बढ़ता जाता है। तो अगर हम 1 माह की बात करेंगे कि बच्चा जब 1 मंथ का होता है तो क्या करता है कि वो किसी को नहीं पहचानता है, किसी को नहीं जानता है, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं जानता, अपने परिवार वालों को नहीं जानता। वो सिर्फ क्या जानता है कि जो ध्वनियां होती हैं, तेज प्रकाश होता है, उसके प्रति उसका जो क्या रिस्पॉन्स होता है, बाकी ध्वनि के प्रति और प्रकाश के प्रति, बाकी अन्य चीजों से का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरे माह की बात करें वो आवाजों को पहचानने लगता है, किधर से आवाज आ रही है, जिधर से आवाज आ रही है उधर की ओर अपनी गर्दन को क्या करता है, सिर को घुमाने लगता है। तीसरी बात आ रही है, तीसरे महीने में बच्चा क्या करता है कि अपनी मां तथा परिवार के सदस्यों को क्या करता है, पहचानने लगता है। चौथे महीने तक बच्चा क्या करता है कि जो उसकी तरफ आ रहा होता है व्यक्ति, उसकी ओर देख करके क्या करता है, मुस्कुराना रहने लगता है, और अगर कोई व्यक्ति दूर जा रहा है तो उसको देख कर क्या करता है, रोने लगता है ना।
5 महीने का होते होते बच्चा क्या करता है, प्रेम और क्रोध दोनों को समझने लगता है कि अर्थात जो उससे कोई बात कर रहा है वो प्रेम से बात कर रहा है कि क्रोध से बात कर रहा है। अगर क्रोध से बात कर रहा है तो क्या करता है, रोने लगता है। 6 महीने में वो क्या करता है कि परिचित और अपरिचित व्यक्तियों को समझने लगता है कि मतलब कि जो मेरे परिचय का होगा उसकी गोद में जाएगा, जो अपरिचित होगा उसकी गोद में नहीं जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि जब बच्चा 9 महीने का होता है तो क्या करने लगता है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं, अदर्स हैं, परिवार के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनके शब्दों को पहचानेगा, उसके हाव भाव को पहचानेगा। इतना ही नहीं, साथ में उनका जो कार्य है ना उसका अनुकरण करेगा। सिर खुजाना, उंगली, नाक खुजाना, कान पकड़ना, ये सब अनुकरण करने लगता है। वहीं बच्चा जब 1 साल का होता है तो क्या करता है कि परिवार के सदस्यों से क्या करता है, घुल मिल जाता है और उनके छोटे छोटे आदेश मानने लगता है। जैसे बेटा नाक कहाँ है, कान कहाँ है, आंख कहाँ है, बताओ, तो छोटे छोटे आदेश क्या करने लगता है, मानने लगता है। वहीं बच्चा जब हम बात करें कि 2 वर्ष का होता है तो घर के क्या करता है, सदस्यों का सहयोग करने लगता है। बेटा ग्लास लाओ, पानी लाओ, ये चीज लाओ। 2 साल तक में लगभग बच्चा चीजों को समझने लगता है। 3 साल में आते आते थोड़ा उसमें और मैच्योरिटी आती है, वो अपने क्या बोलते हैं, समाज के लोगों के साथ अपने पड़ोस में निकलने लगता है। 4 साल का होते होते उसको क्या करते हैं, आज का जो भागम भाग का दौड़ है उसको लेकर के किंडरगार्टन में या जो प्ले स्कूल है उसमें जमा करवा देते हैं। अब वहां पर जाकर के वो तरह तरह की चीजों को क्या करता है, सीखता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें कि जो सामाजिकरण के उद्देश्य हैं वो कौन से हैं। तो सामाजिकरण के उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य है कि सामाजिक नियंत्रण, बच्चे पर क्या हो, सामाजिक नियंत्रण बने रहे। कब बने रहे, जब वो समाज के नियमों का क्या करेगा, सीखेगा। भाई जब समाज के नियमों को मानोगे तो मतलब समाज का कंट्रोल आपके ऊपर है। दूसरा है संस्कृति का हस्तांतरण, जो कल्चर है उसको माता पिता क्या करते हैं, पर जिसमें परंपरा, रीति रिवाज, भाषा, इसको क्या करते हैं, ये आगे की ओर बढ़ती रहे, ये जो प्रक्रिया है आगे बढ़ती रहे, या जो हमारी रीति रिवाज है जिंदा रहे, इसके लिए क्या करते हैं कि जो संस्कृति है उसका क्या करते हैं, हस्तांतरण करते हैं। अगला है व्यक्तित्व का निर्माण, इसमें स्वयं की पहचान के लिए, स्व की अवधारणा, सेल्फ, मैं क्या हूं, इसके विकास के लिए संस्कृति क्या करती है, जो परिवार है वो क्या करता है, आगे बढ़ाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हमारे बहुत सारे धर्म और जातियां, हमारा समाज बटा हुआ है, तो जातियों में देखते होंगे कुछ जातियों में कर्म प्रधानता मान ली गई है कि जो काम कर रहे हैं उनको वही है। तो फिर क्या करते हैं, बच्चे को पहचान है, जैसे लकड़ी का काम करने वाला लुहार, सोने का काम करने वाला सुनार, तो उसमें पहचान करवाते हैं कि तुम क्या हो, है ना। इससे तुम्हारा व्यक्तित्व निर्माण होगा और फ्यूचर में तुम्हारा यही काम होगा। आगे है सामाजिक भूमिका सिखाना। सामाजिक भूमिका से तात्पर्य है कि जब समाज में तुमको रहना है तो क्या करना होगा, अपना एक रोल होगा, उस रोल को, अपनी भूमिका को कैसे निर्वाह करना है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कौन सी, लिंग भूमिका। लड़का हो कि लड़की हो, लड़की हो तो तुम्हें घर गृहस्थी संभालना होगा, लड़का होगा तो बाहर जाकर के कमाना होगा। कहां से सीखते हैं हम लोग, समाजीकरण का ही उद्देश्य है। आगे है व्यवसाय करना, पारिवारिक भूमिकाओं को क्या करना, निभाना। अगला है सामाजिक एकता एवं सहयोग को क्या करना है, बढ़ाना है। समाज में रहना है तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, माइकाइबर एवं पेज क्या कहते ही हैं। अब हम अगर बात करें कि जो समाजीकरण की अवस्थाएं हैं, स्टेजेज हैं, तो ऐसा माना जाता है कि समाजीकरण की मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं हैं, जो 0 से 5 साल तक की प्राथमिक अवस्था है और 5 साल के बाद जो बाकी जो है वो दूसरी अवस्था है। जब पहली अवस्था की बात करेंगे उसमें पूरा माता पिता, घर, परिवार तक सम्मिलित होता है, उसमें सारी चीजें बंधी हुई नहीं होती लेकिन बहुत जरूरी वही होती है। और दूसरे नंबर की बात आती है कि जब बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, तरह तरह के लोगों से क्या है, मिलना जुलना शुरू कर देता है। तो वही बात है कि प्राथमिक समाजीकरण 0 से 5 वर्ष परिवार के माध्यम से होता है, और ये आधारभूत क्या है, मूल्य है, इसी को हम कह सकते हैं यही आधारभूत ढांचा है ना, बेस है, स्ट्रक्चर तैयार होता है। दूसरी बात करें जो द्वितीयक समाजीकरण है वो 5 वर्ष के बाद से शुरुआत होता है। इसमें विद्यालय आता है, सहपाठी आते हैं, मीडिया आता है और धर्म आता है। अर्थात 5 साल के बाद बच्चे का क्या डेवलपमेंट या क्या समाजीकरण होता है। अगर अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो परिवार है, क्या है परिवार, उस परिवार में जो अभिभावक है, माता पिता, परिवार, इसकी भूमिका क्या होती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, प्राथमिक एवं सर्वाधिक प्रभावशाली समाजीकरण की क्या है, एजेंसी है। क्योंकि अगर बच्चे को उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, सोना, ये प्रक्रिया ना सिखाएं तो क्या बच्चा स्कूल जा पाएगा या स्कूल में होने वाली चीजों को सीख पाएगा, संभव नहीं है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो परिवार में जो सीख मिलती है या जो परिवार से समाजीकरण होता है वो क्या है, प्राथमिक एवं आधारभूत है, वही, और वही क्या है, बेस है। ठीक है, तो इसी में कहा गया है कि जो आधारभूत व्यक्तित्व का निर्माण परिवार में होता है, ये इसीलिए कहा गया है कि समाजीकरण की प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार है। समाजीकरण की प्रथम पाठशाला परिवार है, यहीं पर बच्चे का क्या है, बेस मजबूत होता है। ठीक है, अब इसमें बच्चा क्या क्या सीखता है अपने परिवार से। तो पहला, परिवार में क्या सीखता है, अनुकरण करना सीखता है। जो बच्चा अपने माता पिता के व्यवहार, बोलचाल और आदतों की नकल करता है। अगर पिताजी अखबार पढ़ते हैं तो बच्चा भी एक कागज लेकर के अखबार पढ़ने की क्या करता है, नकल करने लगता है। इससे क्या होता है कि बच्चे की शैली पर क्या होता है, सुधार आता है। दूसरी बात करेंगे पहचान या तादात्मीकरण। इससे बात का क्या है कि बच्चा स्वयं को
माता या पिता के साथ जोड़ करके क्या करता है, देखता है और उनके गुणों को अपने व्यक्तित्व में क्या करता है, समाहित कर लेता है। कहने से तात्पर्य है कि जब अगर लड़का है तो स्वयं को पिता की तरह मजबूत समझने लगता है, और लड़की होती है वो माँ की तरह देखभाल करने वाली क्या है, बनना चाहती है। आगे है पुरस्कार एवं दंड, है ना। तो ये क्या है कि कोई भी बच्चे के लिए कि अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसा, गले लगाना, मिठाई देना, ये सकारात्मक अनुबंधन है। मतलब अनुबंधन से तात्पर्य है कि जोड़ना, जैसा कार्य होगा उसके लिए वैसा पुरस्कार दोगे तो बच्चा क्या करेगा, उस कार्य को करने के लिए बार बार तैयार होगा, उसको हम लोग अनुबंधन बोलते हैं। और दूसरा है अनुचित व्यवहार। अनुचित व्यवहार मतलब कि जो उचित नहीं हो समाज के लिए, तो उसके लिए बच्चे को क्या करना है, डांटना है, समझाना है, कभी कभी क्या करना है, शारीरिक दंड भी देना है। ये क्या है, नकारात्मक अनुबंधन है कि गलती करने पर उसको क्या करना है, मारना है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तरह समझ लेते हैं कि जब बच्चा सत्य बोलता है तो उस पर बच्चे की क्या करना है, प्रतिष्ठा करना है, प्रशंसा करना है, जिससे क्या होता है कि सत्यनिष्ठा के गुण का क्या होता है, विकास होता है। और जो दूसरी बात ये आती है कि बच्चा चोरी करता है तो उसमें क्या करेंगे, डांटेंगे या समझाएंगे, इससे बच्चे में क्या होगी, ईमानदारी सीखेगा। ठीक है। अब यहां पर हम जो अगला है कि निर्देश एवं निर्देशन, है ना, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। बच्चे को क्या करना है कि सीधे सीधे समझाकर क्या करना है, सिखाना है, इकट्ठा बोझ नहीं डालना है। धीरे धीरे क्या करेंगे, हम उसको सीधी सीधी चीजों को इसलिए समझाएंगे और उसको क्या करेंगे, आगे सीखने के लिए उसको तैयार करेंगे धीरे धीरे और सीधे सीधे चीजों के लिए, बहुत कठिनाई वाली वस्तुएं नहीं। और अगला है कि पालन पोषण शैली। बच्चे के जो सामाजिकरण है उसमें पालन पोषण शैली बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। पालन पोषण शैली से तात्पर्य है कि आपके घर और आपके परिवार और आपके पेरेंट्स, माता पिता का जो बात करने का, रहन सहन, खान पान तरीका, उनका अनुशासन, वो किस ढंग से बच्चे को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जब पालन पोषण शैली की बात आती है तो उसमें एक समाजशास्त्री है जिनका नाम है डायना बॉमरिंड, उनका नाम सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसको हम थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि उन्होंने जब परिवार की बात किया है तो उन्होंने 3 प्रकार से परिवार बताया है। अब थोड़ा हमारी शब्दावली में समझ लीजिए कि एक बोलेंगे दमनात्मक अनुशासन, मतलब बहुत कठोर अनुशासन। एक दूसरा जो लोकतांत्रिक, मतलब बच्चों के भी सुन लेना है। एक स्वतंत्रात्मक, मतलब पूरी तरह से बच्चों को क्या कर देना, छोड़ देना है। ठीक है। 3 प्रकार के अनुशासन की इन्होंने बात किया है। तीनों में बच्चों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देख लेते हैं ना। तो देखेंगे हम कि डायना बॉमरिंड के अनुसार जो पालन पोषण की शैली है उसका व्यक्तित्व पर क्या है, गहरा प्रभाव पड़ता है। अब यहां पर हम बात करें, 3 चीजें देखेंगे। एक है पालन पोषण शैली, दूसरी उस शैली की विशेषताएं, और तीसरा है बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें, पहली है सत्तावादी, है ना, ऑथराइजेशन। इससे तात्पर्य यह है कि दमनात्मक अनुशासन। घर का एक सदस्य मालिक है और उसने जो कह दिया वही होगा, बाकी पूरे घर के सदस्य कुछ भी करते रह जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। जब यहां पर बात आती है सत्तावादी में, तो क्या करते हैं, इस परिवार के नियम क्या होते हैं, कठोर होते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को क्या करना होता है, आज्ञा पालन करना होता है। और यहां पर क्या है कि उसके अलावा अन्य लोगों की वो बात नहीं मानता। जो सत्ता का अथॉरिटी होता है, अधिकारी होता है या मुखिया होता है, वो कि अपने अलावा किसी अन्य की बात को नहीं मानता है। अब इससे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है कि बच्चे में आत्मविश्वास की कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि बच्चा अपनी रुचियों को खुल करके नहीं बता पाएगा कि उसे क्या पसंद है। उसे परिवार के द्वारा लादे गए नियमों को क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती बोझ बन करके ढोना पड़ेगा। आगे बच्चा क्या रहेगा, हमेशा चिंतित रहेगा, क्योंकि हमारी कोई सुनता ही नहीं। बच्चा हो सकता है जब थोड़ा अपने आप में होश संभालेगा, किशोरावस्था में जाएगा, विद्रोही बन जाएगा, विद्रोह कर लेगा। पापा ने मना किया है तो नहीं कर सकता हूं, ये बात को बार बार दोहराता है। दूसरा है प्राधिकारी, है ना, अथॉरिटिव। इसमें क्या है कि नियमों का कारण समझाते हैं। जो दूसरा नंबर है प्राधिकारी में, इसमें क्या करते हैं कि नियमों का कारण समझाते हैं और लचीलेपन, थोड़ा लचीला भी रहना है और क्या करना है, थोड़ा कठोर भी रहना। थोड़ा लचीला, थोड़ा कठोर। ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है कि जिम्मेदार बनता है, आत्मनियंत्रण, अपने स्वयं को नियंत्रण करता है, सामाजिक रूप से कुशल बनता है ना। हर कार्य में जब वो रहेगा तो सामाजिक रूप से कुशल बनेगा। तो कहेगा मम्मी ने समझाया है कि ऐसा क्यों नहीं करना है। इससे तात्पर्य यह है कि जो कारण है ना, आपको अगर कोई नियम बता रहे हो कि बेटा ऐसा नहीं करना है, तो उसके पीछे को कारण बताना है। ये नहीं कहना है कि मैंने कहा ना, मैं कह रहा हूं ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कहना है। ऐसा क्या, एक परिवार ऐसा भी होता है कि जो हर कार्य के पीछे का क्या बताता है, कारण बताता है। तो बच्चा भी उस बात को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और आत्मनिर्भर बनता है, आत्मनियंत्रण करता है और साथ में बहुत सारे कुशलों को क्या करता है, सीखता है। सहिष्णु या अनुज्ञापरक। अब इससे तात्पर्य क्या है कि बच्चे को क्या करना है कि बहुत कम नियंत्रण में रखना है। बच्चे को क्या करना है, सारी इच्छाओं की पूर्ति
करना है। अब यहां पर बच्चा क्या बनेगा? असंयमित बनेगा। जब पता है बचपन से ही बच्चे की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो क्या करेगा? असंयमित बनेगा। जो मन देखेगा वही लेना चाहेगा, कोई संयम नहीं है। जो मन आएगा वो करने की सोचेगा। वो क्या होगा? जिद्दी होगा। उसमें सामाजिक कौशलों की कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप जो बोलोगे बेटा ऐसा कर लो, वो नहीं करेगा, तो जब नहीं करेगा तो कर ही नहीं पाएगा। तो क्या सामाजिक कौशलों की कमी होगी। इसमें क्या है? बच्चा बोले कि मेरी मम्मी मुझे कुछ नहीं कहती है। इससे बच्चे के बिगड़ने के चांस क्या है? बहुत ज्यादा रहते हैं। अगला है उपेक्षापूर्ण, है ना? अगर आप लोग बच्चे को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट समझेंगे। नेग्लेक्ट समझने से तात्पर्य है कि उसको उपेक्षा करेंगे, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, उस पर फोकस ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बच्चा बोलेगा कि अरे कोई बात नहीं, किसी भी समय पार्टी करके आओ, हम पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। दूसरे नंबर में हम कुछ भी कहें हमारी जरूरतें पूरी होने वाली नहीं है। तो फिर बच्चा क्या करता है? समाज में अपने आप को नेग्लेक्ट समझने लगता है। वहीं बात करें कि बच्चे में क्या होगा? आत्मसम्मान निम्न स्तर का होगा। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। उसमें क्या होगा? आक्रामकता आएगी, क्योंकि मैं जब मेरी कोई नहीं सुनता तो मैं किसी की क्यों सुनूं? जब मैं किसी की क्यों सुनूं तो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। आगे विद्यालय में क्या करता है? समस्याजनक बालक बन जाता है, क्योंकि उसको डर ही नहीं होता है कि मेरे घर में शिकायत जाएगी, मेरे घर वाले मुझे कुछ कहेंगे। तो डायना बॉमरिड का मानना है कि जो बच्चे का विकास है वो इस ढंग से होता है। इसलिए पालन पोषण शैली 4 प्रकार से बताई, और इस शैली में क्या करना है? बच्चे का डेवलपमेंट करना है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो एक अध्यापक है, बच्चा कहां पहुंच गया? द्वितीयक समाजीकरण में। ये द्वितीयक समाजीकरण की बात आती है। सेकेंडरी समाजीकरण 5 साल के बाद से। तो जब बच्चा स्कूल में पहुंच गया है तो सबसे पहले किससे मिला? शिक्षक से मिलता है। तो यहाँ पर देखना है कि एक शिक्षक का बच्चे के समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक टीचर का बच्चे के समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर बात करें हम, जिसमें से पहली बार अब इसकी बात करेंगे तो क्या है? द्वितीयक समाजीकरण है। इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण औपचारिक एजेंसी। औपचारिक से तात्पर्य होता है जिसको हम लोग फॉर्मल बोलते हैं। सारी चीजें क्या है? फिक्स हैं, नियम बने हुए हैं, बंधे हुए हैं, मात्रा निश्चित है, प्रक्रिया निश्चित है, सब कुछ समय पर करना है ना? तो फिर क्या कह रहा है कि बच्चा परिवार के बाहर क्या करता है? विस्तृत समाज से व्यवस्थित ढंग से परिचित होता है। औपचारिक शिक्षा एवं सामाजिक मूल्यों का संगम स्थल है। ये क्या है? औपचारिक शिक्षा और साथ में जो सामाजिक मूल्य हैं। सामाजिक मूल्य वही दया, प्रेम, करुणा, सहयोग, सहानुभूति, है ना? कि अच्छा बच्चा बनना है, अच्छे से नमस्कार करना है, चलो बेटा ये कर लो, सारी चीजें क्या है? सामाजिक। तो स्कूल में जाकर के बच्चा इन दोनों के बीच में क्या करता है? समायोजन स्थापित करता है। ठीक है। अभी हम बच्चा क्या करेगा कि जो नियमबद्ध एवं अनुशासित वातावरण। घर में बच्चा क्या था? पूरी तरह से स्वतंत्र था। कब जागना है, कब सोना है, कोई नियम नहीं था। कब कौन सा काम करना है, कोई नियम नहीं था। जब मना रहा सब अपने मर्जी से कर रहा है। लेकिन अगर स्कूल में बच्चा प्रवेश ले लिया है तो स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए समय से जागना है, जागने के बाद नहाना धोना, खाना पीना, इतना ही नहीं, बस पकड़कर स्कूल जाना। बस पकड़कर स्कूल जाने के बाद क्या होता है कि स्कूल पहुंचना है तो प्रेयर करनी है, प्रेयर करने के बाद अटेंडेंस लगाना है, अटेंडेंस लगाने के बाद साफ सफाई चेक होगी, साफ सफाई चेक होने के बाद क्या होगा? कोर्स पूरा करना है। पूरा समय बेल में बटा है, घंटियों में बटा है। पहली घंटी में है, दूसरा घंटी में है, तीसरी घंटी में है। तो बच्चा क्या करेगा? नियमबद्ध हो जाएगा और क्या होगा? अनुशासित हो जाएगा, है ना? विद्यालय के निश्चित नियम, समय का पालन, यूनिफॉर्म वर्दी जिसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म पहनना, शांति से बैठना। घर में बच्चा क्या करता है? उछल कूद रहे, लेकिन स्कूल में क्या करता है? शांति से बैठता है। बच्चे इस नियम को क्या करता है? सीखते हैं। दूसरी बात आएगी पाठ्यक्रम। अब घर में कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं था, जो मर्जी आ रहा है बच्चा पूछ रहा है, जो उसकी जिज्ञासा हो रही पूछ रहा होता है। लेकिन जब स्कूल में आता है तो फिर उसको बहुत सारे विषयों को क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, और बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से सीखना पड़ता है। जैसे पाठ्यक्रम समाज के ज्ञान, मूल्य एवं इतिहास का क्या करते हैं? हस्तांतरण करते हैं। भाई जो करिकुलम होगा वो क्या करेगा? समाज में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है ना? जैसे बात करेंगे हम, इतिहास पढ़ेंगे। अगर मान लो इतिहास पढ़ रहा है बच्चा तो क्या देखेगा कि राष्ट्रीय एकता क्या है, बलिदान की भावना क्या है। वहीं अगर खेल खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, तो बच्चे में टीम वर्क की भावना आएगी, जीत को स्वीकारना सीख जाएगा, हार को स्वीकारना सीख जाएगा, है ना? हार जीत, तो हार में दुखी कम होगा, क्योंकि वो जानता है कि एक जब खेल खेलेगा वो जानना शुरू कर देगा कि हर खेल के 2 पहलू हैं, या तो हार या तो जीत, है ना? अगली बात करें हम, है ना? इसमें है ना सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, खेल, नाटक, वाद विवाद, सहयोग, टीम भावना, नेतृत्व तो क्या करता है? सीखता है। आगे शिक्षा एक आदर्श प्रतिमान, रोल मॉडल बन जाएगी। बच्चे शिक्षक के व्यवहार, उसके वेशभूषा, उसके बोलने के ढंग का क्या करने लगेंगे? अनुकरण करने लगेंगे। क्योंकि बच्चा का एक रोल मॉडल कौन बन जाता है? शिक्षक बन जाता है कि मेरे टीचर ऐसे हैं, है ना? अब जब शिक्षक की बात करेंगे तो क्या करेंगे? अगर शिक्षक सच बोलते हैं, शिक्षक समय के पाबंद हैं, तो बच्चे भी यही गुण क्या करेंगे? सीखेंगे। अगर बच्चे टीचर ही मुंह में गुटखा भर करके और बोलेगा गुटखा खाने से कैंसर होता है,
तो क्या बच्चे मानेंगे? बच्चे तो जानेंगे कि सर के मुंह में गुटखा भरा हुआ है और सर ही सरासर क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अर्थात सर छोटी सी बात को जो हम सामने से देख रहे हैं उसके लिए भी झूठ बोल रहे हैं। तो क्या सर और बिना जो चीजें हम नहीं जानते क्या झूठ नहीं बोलते होंगे? तो बच्चे के दिमाग में क्या बनता है कि जो शिक्षक है वो एक रोल मॉडल बन जाता है। अगर टीचर झूठ बोलेगा तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, और अगर टीचर सच बोलेगा तो बच्चा भी सच बोलने लगेगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि जो औपचारिक निर्देशन एवं मूल्यांकन स्कूल में शिक्षक के माध्यम से होने लगता है, कि शिक्षक स्कूल में क्या करता है, नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाता है, प्रार्थना करना, कहानियों के माध्यम से सीधे मूल्य क्या करता है, सिखाता है। साथ में मूल्यांकन, परीक्षा, उसके अंक के माध्यम से प्रतिस्पर्धा और उत्तरदायित्व की भावना को क्या करता है, विकसित करता है। अब इससे तात्पर्य यह है कि जब बच्चे औपचारिक रूप से नियम में बंध गए हैं, है ना, तो जैसे बात करेंगे कि सत्यमेव जयते, ये आदर्श वाक्य है ना, सत्यमेव जयते है, रामायण महाभारत की कहानियां हैं। अगर बच्चे में माता पिता के प्रति प्रेम जगाना है तो श्रवण कुमार खंड काव्य है। ऐसी ऐसी कहानियों के माध्यम से टीचर क्या करता है कि उसको औपचारिक निर्देशन देता है और क्या करता है कि उस बच्चे का क्या करता है, मूल्यांकन कर रहा होता है। अगली बात आती है छिपा हुआ पाठ्यक्रम, है ना, हिडन करिकुलम। छिपा हुआ पाठ्यक्रम से तात्पर्य यह है कि जिस पाठ्यक्रम के लिए सीधे निर्देश नहीं होते हैं फिर भी बच्चा उनको क्या करता है, मानने लगता है। कि जैसे क्लास में बैठना है, एक तरफ से बैठना है, एक तरफ लड़के बैठेंगे, एक तरफ लड़की बैठेंगी, रोल नंबर से बैठना है, क्लास में जाना है तो लाइन से जाना है, अटेंडेंस लगाना है तो खड़े होकर के बोलना है। ये किसको क्या बोलते हैं, छिपा हुआ पाठ्यक्रम बोलते हैं। अब स्कूल के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थिति आती है किसकी, सहपाठी की, पीयर ग्रुप की भूमिका आती है। अब सहपाठी की भूमिका जब आती है तो इसमें बच्चा क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के खेल खेलने लगता है, सामूहिक गतिविधियां। पहला क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि अनौपचारिक एवं स्वैच्छिक समूह होता है। अब समूह से तात्पर्य है कि उसमें ये जरूरी नहीं कि मेरी ही उम्र के बच्चे हों, मेरी ही जाति के बच्चे हों, मेरी ही धर्म के बच्चे हों, मेरी ही बुद्धि लब्धि के बच्चे हों, मेरी ही रुचि के बच्चे हों, ऐसा नहीं है। जो समूह होता है मित्रता का वो क्या होता है, अनैच्छिक होता है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, सारे लोग आपस में आकर के क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। और बच्चे पर ये सबसे ज्यादा क्या होता है कि बच्चे एक दोस्त का दूसरे दोस्त पर क्या है, जो प्रभाव होता है बहुत तेजी से होता है और एकदम डायरेक्टली होता है ना, ये जरूर ध्यान रखना है। इसी में क्या कह रहे हैं कि बाल्यावस्था के मध्य से किशोरावस्था तक ये प्रभाव क्या होता है, चरम पर रहता है। यहीं पर होता है दोस्त दोस्त के लिए जान दे देगा, ठीक है। यहीं पर कह रहा है कि समान आयु स्तर रुचियों के बच्चों का क्या है, एक समूह बन जाता है ना, लगभग एक समूह के, एक ही उम्र के, एक ही क्लास के। अब क्लास में होने का मतलब सब एक ही उम्र के नहीं है ना, तो ऐसे बच्चे बन जाते हैं। अगला अब जो काम करेंगे वो क्या करेंगे कि सामूहिक गतिविधियां एवं खेल, साथ में मिलकर के कोई गतिविधि करना और क्या करना, खेल खेलना। देखेंगे कि जब बच्चा ये भूमिका निभाने लगता है तो क्या करता है कि बच्चा साथ में खेलने में बच्चा क्या करता है, सहयोग करता है। कबड्डी है, खो खो है, ये बिना सहयोग के खेल होने वाले नहीं, क्रिकेट है ना, सब इसमें क्या करता है। फिर बच्चे को क्या सिखाई जाती है, सहनशीलता। सहनशीलता दो प्रकार से, एक फिजिकल, दूसरी मेंटल। फिजिकल से तात्पर्य है कि चोट लग गई एक दोस्त से तो दूसरा दोस्त, अगर एक दोस्त से चोट लगी है तो घर में जाके नहीं बताता है कि मेरा दोस्त क्या करेगा, डांट खाएगा। सहनशीलता आती है ना। या तो फिर चोट से, या तो फिर मानसिक चोट, एक दोस्त दूसरे दोस्त को अशब्दों में जो शब्द नहीं बोलने चाहिए सामूहिक वो भी बोलने लगते हैं, है ना, तो वो सहनशीलता आने लगती है। बच्चे क्या करते हैं, नियमों का पालन करने लगते हैं और साथ ही नेतृत्व करना क्या करता है, सीख जाता है कि तुम्हारी टीम का मॉनिटर कौन रहेगा, मैं बनूंगा, या इस टीम को निर्देश कौन देगा, मैं दूंगा। आगे बात करें यहीं पर ऐसी को अगर हम चाहें एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें तो जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, है ना, कि लुका छिपी चलो खेलते हैं। अब लुका छिपी के लिए क्या करना पड़ेगा, नियम पालन करना पड़ेगा, बारी बारी एक दूसरे का क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, है ना। अगला है सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन। बच्चा क्या करता है कि स्वयं की तुलना किससे, अपने सहपाठियों से करके स्वयं की योग्यता को परखता है। स्व की धारणा क्या होती है, विकसित होती है, जिसमें कहता है बच्चा कि मैं राहुल से तेज दौड़ रहा हूं, या मैं उससे तेज दौड़ सकता हूं, लेकिन मैं गणित में सोहन से क्या हूं, कमजोर हूं। दोनों चीजें कर सकता है, मैं किससे होशियार हूं, मैं किससे कमजोर हूं, बच्चा तुलना करने लगता है। अगला है समूह का क्या बन जाता है, दबाव। आप सब जानते हैं ये समूह के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करने का दबाव। सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो अपने आप होता है वो नकारात्मक की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है, सकारात्मक की संभावनाएं कम होती हैं जब समूह का दबाव बनता है। अब जब समूह का दबाव बनता है, आप देखते होंगे कि दबाव में व्यक्ति पढ़ाई कम करता है, बच्चा कम पढ़ता है, आप लोग देखते होंगे। लेकिन अगर अच्छी बात है, अगर समूह का दबाव पड़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है और उसका पढ़ने में मन लग रहा है और सारे मित्र एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं और अच्छे स्थान पर जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो समाज है, हम देख रहे होते हैं कि नकारात्मक प्रभाव क्या होता है, ज्यादा पड़ता है।
अब जैसे देखता है वो कि 10 लोगों का एक ग्रुप है, 10 लोगों में देखता है कि 9 लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो जो 10वां बच्चा होता है ना, तो लगता है कि मैं कौन से अलग ग्रह से आया हूं। जब ये 9 पी रहे हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा है, इनको कोई कुछ नहीं कह रहा है, इनके बारे में इनके घर वालों को पता नहीं चल रहा है, तो मैं भी पीना क्या कर दूं, शुरू कर दूं। तो नकारात्मक प्रभाव समूह दबाव का क्या होता है, ज्यादा पड़ता है, जिससे बच्चा क्या करता है, बिगड़ने के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अगली बात करें हम, बच्चा क्या करता है, विश्वास पात्र, है ना। ये क्या करता है, विश्वास पात्र की भावना का क्या करता है, समर्थन करने लगता है कि मित्रों के साथ गोपनीय बातें, वही बात आ गई ना, मित्रों के साथ गोपनीय बातें, वो बातें जो घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इनको क्या करता है, साझा करने लगता है। और भावनात्मक सुरक्षा का उसको एहसास हो जाता है। भावनात्मक सुरक्षा के एहसास से तात्पर्य है पक्का मित्र बना लेना और अपनी राज की बातें क्या करना, कुछ ही और फिक्स कंफर्म मित्रों को बताना, जिससे राज खुलने की बात ना हो, जहां पर क्या हो, व्यक्ति क्या हो, विश्वास पात्र हो। ठीक है। यहीं पर बात करें, जो लास्ट स्थिति आती है वो क्या है, संस्कृति का निर्माण एवं हस्तांतरण। सहपाठी जो, क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा क्षेत्र के, अलग अलग रहन क्षेत्र के क्या है, मिल सकते हैं। तो उसी में क्या कह रहा है कि संस्कृति का जो निर्माण है और उसका क्या करते हैं, हस्तांतरण करते हैं। इससे तात्पर्य है कि सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो सब कैसे अलग अलग संस्कृति के हैं या उनकी अलग अलग क्या है, उप संस्कृति हैं। उसमें क्या करता है कि विविध प्रकार के स्लैंग, फैशन और ट्रेंड्स जो चल रही होती है उनके समाज में, उनके परिवार में, तो बच्चा भी क्या करने लगता है कि उनको भी अपनाने लगता है और नए नए शब्दों को भी बोलने लगता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो तीनों एजेंसियां हैं, ये तीनों एजेंसी कौन कौन सी हैं, कि जो परिवार है, विद्यालय है और सहपाठी है, ये तीनों का प्रभाव बच्चे के ऊपर किस ढंग से आता है, और तीनों अगर एक साथ किसी कार्य के ऊपर फोकस करते हैं तो तीनों में बच्चे की क्या मानसिकता बनती है ना। क्योंकि जब एक पक्ष कुछ कह रहा होगा तो दूसरे पक्ष क्या ना करने पर तीसरे पक्ष की विशेषता क्या होगी, अलग अलग होगी। देखते हैं हम क्या कह रहा है कि परिवार क्या करता है, बच्चे को सत्य बोलना सिखाता है। विद्यालय भी क्या करता है, बच्चे को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है। और सहपाठी भी क्या करते हैं, धोखा ना देने वाले मित्र क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तीनों चीज, परिवार सत्य बोलना सिखाता है, विद्यालय ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है, किंतु सहपाठी भी धोखा ना देने वाले मित्रों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो इससे बच्चे में क्या होता है कि दृढ़ चरित्र का विकास होता है। अगर ऐसे विद्यालय मिल गया, ऐसा परिवार मिल गया और ऐसे दोस्त मिल गए, तो बच्चे का जो चरित्र है वो क्या होगा, दृढ़ होगा, मजबूत होगा और अत्यधिक विश्वसनीय होगा। अब यहीं पर बात करें कि इसका संघर्ष, दोनों के बीच में क्या चलता है, संघर्ष चलता है तीनों के बीच में। परिवार, बच्चे को लगता है कि मैं परिवार की मानूं, कि घर की मानूं, माता पिता की मानूं, कि स्कूल टीचर्स की मानूं, कि अपने मित्रों की मानूं। क्योंकि ज्यों ही अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं तो बच्चों के मन में द्वंद्वात्मक स्थिति क्या है, आती जाती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि वह द्वंद्वात्मक स्थिति किस ढंग से आती है और बच्चे में किस ढंग का विश्वास पनपता है। ठीक है। अगर पहली बात आती है कि परिवार बनाम सहपाठी, कोई भी, ये दो चीज लोगों के बीच की बात चल रही है, एक परिवार की और एक सहपाठी की। मान लो परिवार कह रहा है बच्चे को कि दोपहर में खेलने मत जाना, क्या करना है तुमको, पढ़ाई करना। ये परिवार के कह रहे हैं कि दोपहर में खेलने नहीं जाना, तुमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। वहीं सहपाठी क्या कह रहा है कि सभी मित्र क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें क्या कहेंगे, पढ़ाकू कह करके चिढ़ाएंगे। अब बच्चे को टेंशन, माता पिता की माने, परिवार वाले की माने या अपने सहपाठियों की माने, तो बच्चे, परिणाम क्या होगा कि बच्चा मानसिक द्वंद्व में रहता है, करूं कि ना करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो कैसे करूं। दूसरी बात आती है कि जो परिवार वर्सेज विद्यालय है, या विद्यालय का जो मुख्य वो है अंग है, वो कौन सा, शिक्षक है। तो इसमें क्या करता है कि परिवार सिखाता है लैंगिक रूढ़ि, कि लड़कियां लड़कों के साथ खेलना नहीं चाहिए, लड़कियों को लड़कों के साथ खेलना नहीं चाहिए। परिवार वाले सिखाते हैं कि लड़कियों का खेल अलग है, लड़कों का खेल अलग है और ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। लेकिन वही विद्यालय कहता है कि सभी बच्चे कैसे हैं, एक समान है और सभी बच्चे एक साथ खेलें, इन दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। अब बच्चा दुविधा में पड़ जाता है कि मानूं तो मैं किसकी मानूं। घर वाले सिखाते हैं कि लड़के लड़कियां अलग अलग खेलेंगे, लड़कों का काम अलग है, लड़कियों का काम अलग है। लेकिन स्कूल कहते हैं कि सभी बच्चे एक समान है और सभी एक साथ खेलें, करे तो क्या करे, वो दुविधा होती है। तीसरा है विद्यालय और सहपाठी। विद्यालय क्या कहता है कि शिक्षक क्या कहता है कि परीक्षा में नकल मत करो। भाई नकल करना क्या है, पाप है, शिक्षक सभी बच्चों को कह रहा है। लेकिन वहीं पर जो सहपाठी है और नकल लेकर के बैठा है, वो क्या कहता है, सहपाठी दबाव बनाता है कि पेपर आसान नहीं है, जब सब नकल करेंगे तो तुम भी क्या कर लो। बच्चों में फिर दुविधा आती है कि करूं कि नहीं करूं। ऐसी ऐसी स्थितियां आती हैं। विद्यालय कुछ अलग सिखाता है, सहपाठी कुछ अलग सिखाते हैं,
परिवार कुछ अलग सिखाता है, विद्यालय कुछ अलग सिखाते हैं, परिवार और सहपाठी कुछ अलग ढंग से, परिवार कुछ अलग कहता है, सहपाठी कुछ अलग कहते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, इनका प्रभाव बच्चे की उम्र और बच्चे की मैच्योरिटी दोनों का बहुत तेजी से पड़ता है। अगर बच्चे की उम्र किशोरावस्था के आसपास चल रही है तो उसको परिवार और विद्यालय में कही गई बातें क्या जहर के समान लगती हैं, और मित्रों के द्वारा कही गई बातें एकदम रसमलाई की तरह लगती हैं। इसीलिए कहा भी गया है, आप लोग देखते भी होंगे कि जब कोई गुरु कोई बात, परिवार वाले कोई बात बताते हैं तो सिर के बहुत ऊपर से जा रही होती है, स्कूल वाला कोई बताता है तो थोड़ा सिर के नजदीक से जाती है, लेकिन अगर कोई मित्र कोई चीज बताता है तो एकदम भेजा फाड़ के जाती है। मित्र की बात एकदम क्या होती है, सटीक लगती है, वो भी उम्र के अनुसार। शैशवावस्था में बच्चा अपने माता पिता के नजदीक रहता है, बाल्यावस्था में थोड़ा खेलने के प्रति चला जाता है, किशोरावस्था में क्या विपरीत लिंग के प्रति क्या है आकर्षण ज्यादा होता है, और बच्चा इसी दोनों में क्या करता है, जूझता रहता है। ठीक है, ये था हमारा समाजीकरण। ठीक है, अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट शेयर करके जरूर आप बताते जाएं, और अगर किसी टॉपिक में कोई समस्या हो रही है तो आप निसंकोच कमेंट करें, उस समस्या का समाधान मैं अवश्य करूंगा। थैंक यू।